दोस्तों, आज हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के उन खास पहलुओं को जानेंगे जिसने उन्हें सक्सेसफुल रॉकेट साइंटिस्ट और हम सभी का चहेता राष्ट्रपति बना दिया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था, जिसमें अब्दुल कलाम उनका नाम, जैनुलाब्दीन उनके पिता का, पाकीर उनके दादा और अबुल उनके परदादा का नाम था। दरअसल साउथ इंडिया में अपने नाम के आगे पिता, दादा और परदादा का नाम लगाने की परंपरा है। उनका जन्म एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ, जहां उनके पिताजी नावों को किराए पर देने और बेचने का कार्य करते थे। वे मुश्किल से अपने परिवार का खर्च चला पाते थे, लेकिन शुरू से ऐसा नहीं था। उनके दादा परदादा बड़ी नावें चलाते थे, जिन्हें फेरी कहा जाता है। इसमें लगभग 100 से 150 लोग आ जाते हैं, क्योंकि रामेश्वरम हिंदुओं के लिए एक पवित्र धार्मिक स्थल है और वहाँ कई मंदिरों की भी स्थापना है। इसलिए वहाँ काफ़ी श्रद्धालु आते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि श्री राम ने जो पुल बनाया था वो यहीं से बना था। उनके पिताजी के पास भी एक फेरी थी, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के बाद सरकार ने वहाँ पुल बनवा दिया, जिससे उनका काम बंद हो गया, क्योंकि लोग अब पुल से आने जाने लगे। कलाम ने गरीबी देखी थी। वे अपने परिवार के सबसे छोटे बेटे थे और अपने परिवार को आर्थिक रूप से मदद करना चाहते थे। वे अपने चचेरे भाई को बहुत मानते थे, जिनकी आगे चलकर उनकी बहन से शादी हुई। वे न्यूज़पेपर खरीदने और बांटने का कार्य करते थे। जब कलाम 8 या 9 साल के हुए तो वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया था, और जिस ट्रेन से न्यूज़पेपर आता था वह अब उस गांव में नहीं रुकती थी। अब वे लोग चलती ट्रेन से ही पेपर नीचे फेंक देते थे। पेपर कहीं पानी में ना गिर जाए, इसलिए उसे तुरंत ही पकड़ना पड़ता था। इस कार्य के लिए उन्हें किसी की मदद चाहिए थी, और अब्दुल कलाम को कुछ काम चाहिए था, तो ये पेपर बांटने का कार्य करने लगे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा वहीं से हुई, लेकिन आगे पढ़ने के लिए उनके गांव में और कोई सुविधा नहीं थी, और उनके पिताजी शिक्षा के महत्व को बखूबी जानते थे, और वे ये भी जानते थे कि कलाम अपने भाई बहनों में सबसे तेज और साथ ही साथ बहुत ही मेहनती भी है। इसलिए आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें शहर भेज दिया गया, और कलाम एक सपने के साथ शहर आए। वो सपना जो उनके शिक्षक ने उन्हें दिखाया था कि चिड़िया उड़ती कैसे है। इसको समझाने के लिए जब वे बच्चों को समुद्र के किनारे लेकर जाते और चिड़ियों को दिखाते कि कैसे वो अपने पैरों को सिकोड़ कर पंख फैलाकर उड़ जाती है, ये दृश्य कलाम के मन में गहरा छप गया, और उन्होंने ठान लिया कि मैं भी इसी तरह एक दिन बहुत ऊंची उड़ान भरूंगा। इसके बाद उन्होंने फिजिक्स से BSc की। BSc करने के बाद उन्हें समझ आया कि अपने सपने को सच करने के लिए उन्हें इंजीनियरिंग भी करनी पड़ेगी, और इंजीनियरिंग के लिए वे मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में गए। लेकिन इंजीनियरिंग की पढ़ाई महंगी थी और उनके पास इतने पैसे नहीं थे। उनकी पढ़ाई को पूरा करने के लिए उनकी बहन ने अपने गहने बेच दिए। उस जमाने में पढ़े लिखे लोग कम ही होते थे, और हाईली क्वालिफाइड और भी कम। MIT से इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद अब वे जानते थे कि वे अपने परिवार की आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं। उन्हें अब अपना सपना भी सच होता नजर आ रहा था। उनके पास 2 इंटरव्यू का ऑफर था, एक दिल्ली में साइंटिस्ट का और दूसरा
देहरादून में एयरफोर्स का। उनकी दिली इच्छा एयरफोर्स में जाने की थी। दिल्ली का इंटरव्यू खत्म होते ही वे देहरादून के लिए निकल गए। वहाँ इंटरव्यू के लिए कुल 25 लोग आए हुए थे जो इन्हीं की तरह पढ़े लिखे और वेल क्वालिफाइड थे, लेकिन वहाँ पे 8 ही सीट उपलब्ध थी। और जब रिज़ल्ट की घोषणा हुई तो उन्हें पता चला कि उनकी रैंक 9वीं थी। इस बात की उन्हें बहुत तकलीफ़ हुई। यहाँ से वे हरिद्वार चले गए और वहाँ उनकी मुलाकात स्वामी शिवानंदा से हुई और कलाम ने अपनी पीड़ा उनसे कही। इस पर स्वामी शिवानंदा ने कहा कि अगर तुम्हारी इच्छा बहुत प्रबल है और तुमने इसके लिए बहुत मेहनत भी की है तो यकीन मानो ये किसी न किसी रूप में ज़रूर पूरी होगी। बाद में उन्हें पता चला कि साइंटिस्ट के रूप में उनका सिलेक्शन हो गया है। उन्होंने बतौर साइंटिस्ट कई छोटे बड़े प्रोजेक्ट पर काम किया। अपने काम के प्रति वे काफ़ी निष्ठावान होने के कारण उन्हें 1969 में इसरो में काम करने का मौका मिला। उस समय इसरो के अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे, जिन्हें हम इंडियन स्पेस रिसर्च का जनक भी मानते हैं। वे उम्र में कलाम से काफ़ी बड़े थे, इसलिए कलाम उन्हें गुरु मानते थे और प्रोजेक्ट से जुड़ी हर एक परेशानी उनसे साझा करते थे। 1971 में विक्रम साराभाई की अचानक ही मृत्यु हो गई। इस घटना से कलाम को गहरी चोट पहुंची। अब इसरो की कमान सतीश धवन को सौंप दी गई और उनके साथ मिलकर कलाम ने कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम किया। 1969 में इसरो ने डिसाइड किया था कि वह स्वदेश में ही स्पेस लॉन्चिंग व्हीकल यानी SLV का निर्माण करेंगे। इस कार्य ने 1972 में और जोर पकड़ा। जल्द ही उनके पिता की मृत्यु की खबर आई और वे दुखी हो गए। कुछ समय बाद उनकी माता की भी मृत्यु हो गई। लगातार होते गए इन बड़े हादसों की वजह से उन्हें बहुत धक्का लगा था। ये देखकर सतीश धवन ने कहा कि अपने दुख को कम करने का एक ही तरीका है कि तुम अपना सारा ध्यान इस प्रोजेक्ट पर केंद्रित करो। और उन्होंने ऐसा ही किया और अपने आप को इस प्रोजेक्ट में पूरी तरीके से झोंक दिया। इतनी मेहनत के बाद 1979 में वो दिन आया जब SLV का टेस्ट होना था। लॉन्च होने के 3 मिनट पहले कंप्यूटर रेड सिग्नल देने लगा। वहाँ के साइंटिस्ट को डिसीजन लेना था कि आगे क्या फ़ैसला करना है, तो उन्होंने लॉन्च करने का फ़ैसला लिया। फर्स्ट फेज़ तो आसानी से पार कर गई, लेकिन दूसरे फेज़ में पहुँचते ही वह धरती की ओर मुड़ी और बंगाल की खाड़ी में नष्ट हो गई। करोड़ों का सैटेलाइट चुटकियों में ही नष्ट हो गया। मिशन फेल हो गया था। लेकिन मिशन फेल हो या सक्सेसफुल, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करनी ही पड़ती है। लोग और मीडिया आलोचना करने के लिए तैयार बैठे थे। बदकिस्मती से इस प्रोजेक्ट को कलाम ही लीड कर रहे थे। वे काफ़ी डरे हुए थे और वे इस असफलता को अपने सर पर लेने के लिए तैयार थे। लेकिन जैसे ही वो कुछ बोल पाते, उससे पहले ही सतीश धवन बोल पड़े और इस फेलियर की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और कहा, 1 साल के अंदर ही हम दूसरा सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। ये बात सुनकर कलाम का दिल जोश से भर गया और 1980 में इंडिया अपना पहला सैटेलाइट रोहिणी को स्वदेशी SLV की मदद से सक्सेसफुली अंतरिक्ष की कक्षा में पहुंचाने में सफल हुई। इस बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई
तो सतीश धवन ने कलाम को आगे कर दिया। मीडिया को बताया कि इस बड़ी जीत का सारा श्रेय कलाम को ही जाता है। दोस्तों, ऐसे लोगों के बारे में हम यूं ही चर्चा नहीं करते। वे महान बनते हैं अपने महान कार्यों की वजह से। हर न्यूज़, हर जगह पर एक ही चर्चा हो रही थी। इस समय इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थीं और उन्होंने इस सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए कलाम और सतीश धवन को दिल्ली बुलाया। अब कलाम ने सतीश धवन से कहा, वहाँ जाने के लिए मेरे पास ढंग के कपड़े नहीं हैं। इस पर सतीश धवन ने कहा, तुम्हारी कामयाबी ही तुम्हारा सबसे कीमती कपड़ा है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। ज़रा सोच कर देखिए, जिसने देश को इन ऊंचाइयों पर पहुंचाया, उसने कभी अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। इतनी बड़ी उपलब्धि के बाद उन्हें 1981 में पद्म पुरस्कार के लिए चुना गया। वे खुश भी थे और दुखी भी। खुश इसलिए कि इतना बड़ा सम्मान उन्हें दिया जा रहा है, और दुखी इसलिए कि जिन्हें ये दिखाना था उनमें से कोई भी आज जीवित नहीं था। ना माता पिता, ना उनके गुरु, ना ही उनके चचेरे भाई। 1982 में उन्हें DRDO में अध्यक्षता के लिए बुलाया गया। आपको पता है कि वहाँ पर डिफेंस से संबंधित कार्य होते हैं। वहाँ उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल बनाने पर कार्य किया। ये मिसाइलें रेंज आधारित होती हैं, जैसे अगर इनका रेंज 300 किलोमीटर का है तो वो 300 किलोमीटर पर ही गिरेंगी। 1988 में पृथ्वी मिसाइल लॉन्च की गई और वो सक्सेसफुल हुई। पर दोस्तों, कहते हैं ना, हमेशा सक्सेस हमारे साथ नहीं होती, उसके साथ साथ फेलियर भी जुड़ा होता है। तो 1989 में अग्नि लॉन्च की गई। वह पहले स्टेज में ही फेल हो गई, तो लॉन्च नहीं की गई, और दोबारा कोशिश की गई तो दूसरे स्टेज में फेल हो गई, फिर लॉन्च नहीं हुई। अब इसके बाद न्यूज़पेपर, हर जगह आलोचनाएं होने लगीं और कार्टून के माध्यम से हंसी उड़ाई गई। अब तीसरी बार लॉन्च करने के 30 घंटे पहले रात में रक्षा मंत्री और अब्दुल कलाम साथ में गार्डन में टहल रहे थे। तो रक्षा मंत्री जी ने पूछा कि कल ये मिशन सक्सेसफुल होने के बाद तुम क्या करना चाहोगे? कलाम ने तो अभी ये सब सोचा ही नहीं था। उन्हें तो यही नहीं पता था कि कल ये सफल होगा भी या नहीं। पर फिर भी उन्होंने कहा, अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो गया तो हम यहाँ 1 लाख पौधे लगाएंगे। रक्षा मंत्री हंस पड़े और बोले, इसका मतलब आपको धरती माँ का आशीर्वाद चाहिए। ये वरदान मानो सच हो गया और परीक्षण सफल रहा। इसके बाद लगातार मिसाइलों पर काम किया, जिसकी वजह से उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया। 1991 में अब वे 60 साल के हो चुके थे और उन्होंने सोचा कि अब मेरा रिटायरमेंट का समय नज़दीक हो गया है। तो अब उन्होंने सोचा था कि वे एक स्कूल खोलेंगे जहां वे बच्चों को कठिन लगने वाली हर चीज़ को आसानी से समझाएंगे। लेकिन भारत के ऐसे रत्न को यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता। उन्हें 1992 में वैज्ञानिक सलाहकार बनने को कहा गया। 1992 से लेकर 99 तक वे देश के वैज्ञानिक सलाहकार रहे। इसी बीच 1997 में उन्हें भारत रत्न, जो कि भारत का सबसे बड़ा सम्मान है, से नवाजा गया। और 1992 में हुए परमाणु परीक्षण पोखरण 2 में उनका बड़ा योगदान रहा। इसकी सफलता से दुनिया दहल गई। इसके बाद 2002 में इन्हें राष्ट्रपति चुना गया और हमारे देश को 11वें राष्ट्रपति मिले। 2002 से लेकर 2007 तक राष्ट्रपति बने रहे और 2007 से 2015 तक वे एजुकेशन की फील्ड में बच्चों को मोटिवेट करते रहे और निरंतर कार्य करते रहे, कभी रुके नहीं। उन्होंने कई किताबें भी लिखी जिनमें
जिनमें से इग्नाइटेड माइंड, विंग्स ऑफ फायर, विजन फॉर 2020 फेमस हुई। वे अपने आप को महान उदाहरण नहीं मानते थे, पर वे कहते थे कि अगर कोई बच्चा मेरे जीवन के बारे में जान ले और जानकर सही रास्ते का चुनाव करके अपने जीवन में आगे बढ़ जाए और कुछ बड़ा कर ले, तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन सफल हुआ। दोस्तों, ऐसे महान व्यक्तित्व जिन्होंने हमें प्रेरणा और ढेर सारा प्यार दिया है, उनके इस परोपकारी जीवन से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को अंत करती हूँ, और अगर इसमें दी हुई जानकारी आपको प्रेरित करती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।